हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को सबश्रेष्ठ शिक्षा मिले व एक समान व बेहतर शिक्षा मिले, इसी मिशन में हम आपके लिए लगे हुए हैं। और आप सभी का प्यार और विश्वास, सपोर्ट के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आप सभी अपना प्यार और विश्वास इस तरह बनाए रखिएगा जिससे हम निरंतर अपने मिशन में लगे रहें और आप सभी को एक बेहतर स्टडी मटेरियल और बेहतर स्टडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है अधिगम वक्र के ऊपर। देखिए, अधिगम वक्र जिसको इंग्लिश में लर्निंग कर्व्स कहा जाता है, इसमें हम देखेंगे अधिगम वक्र, अधिगम पठार, लर्निंग प्लेट्यूड्स एंड इसके ऊपर हमने लास्ट में रखे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिससे हम अपनी आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसकी तैयारी को भी आकलन कर लेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है। और देखिए, आपके बाल मनोविज्ञान से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में इससे पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और अपने 1 से 2 नंबर जो आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में उनको पक्का कर लीजिएगा। और फ्रेंड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, समझने की कोशिश करूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप हमारे साथ अपने अपने नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में हेल्प आपकी करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड वीडियो। बात आती है फ्रेंड्स सबसे पहले अधिगम वक्र की। देखिए, इंग्लिश की बात करें तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखिएगा, लर्निंग कर्व्स इसको कहा जाता है। किसी को फ्रेंड्स को अगर इंग्लिश का पता करना हो, नाम में दिक्कत हो वक्र में, तो इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग कर्व। जब हम कुछ नया सीखते हैं, सीखना प्रारंभ करते हैं, तो सीखने की गति कभी भी एक समान नहीं रहती। जब भी हम कोई चीज़ सीखेंगे तो हम एक ही लगातार एक गति से, एक स्पीड से नहीं सीख सकते। कभी क्या होगा, हम बहुत ही मन लगाकर उत्साह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे, कभी क्या होगा, बहुत ही सीखने की गति मंद हो जाएगी और कभी कभी ये बिल्कुल रुक भी जाती है। यदि सीखने की गति को ग्राफ पर अंकित किया जाए, यदि इसका ग्राफ पर एक चार्ट बनाया जाए, तो हमारी जो वक्र रेखा बनेगी उसी वक्र रेखा को अधिगम वक्र कहा जाता है। उस रेखा को कभी वो सीखने की गति तेज होगी, कभी मंद होगी, कभी बिल्कुल एक समान होगी। तो यह जो रेखा बन रही है, इसी को ग्राफ पर अंकित करने पर इसी को ही अधिगम वक्र नाम दिया गया है। अब देखिए, अधिगम वक्र की संबंधित एक ही परिभाषा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए क्या परिभाषा है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। गेट्स व अन्य महोदय द्वारा परिभाषा दी गई है और यही एकमात्र परिभाषा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा आपको कोई अन्य परिभाषा याद नहीं करनी है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड अधिगम वक्र के प्रकार के बारे में। अधिगम वक्र हमने जाना, अधिगम वक्र के प्रकार को जानते हैं। ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं, प्रमुख प्रकार 4 हैं। अब कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो है सरल रेखीय वक्र, दूसरा नतोत्तर वक्र या धनात्मक वक्र, तीसरा नाम आता है उन्नोत्तर वक्र या ऋणात्मक वक्र, और चौथा मिश्रित वक्र या एस आकार वक्र। इंग्लिश में बात करें फ्रेंड्स तो पहला हो गया स्ट्रेट लाइन कर्व, सेकंड नंबर का कॉनकेव कर्व, थर्ड कॉन्वेक्स कर्व एंड फोर्थ आता है फ्रेंड्स एस शेप्ड कर्व, या इसे कहते हैं मिक्सचर कर्व। तो ये टोटल 4 प्रकार के कर्व हैं जिनको आपको नाम ध्यान रखने हैं और इनके चारों के बारे में ही मैं आप आगे इस वीडियो में इनकी डिटेल से आपको व्याख्या करूंगा। तो चारों ही नाम आप याद रखिएगा। कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बन सकता है, कोई से भी 3 नाम इनमें से दे देगा और एक नाम अलग से देकर आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। आपको अच्छे से नाम याद होंगे तभी आप उसका सही से आंसर टिक कर पाएंगे कि ये वक्र उसमें से नहीं है, आप तभी छाट पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला हम देखेंगे सरल रेखीय वक्र। 4 वक्र मैंने आपको बताए, उनमें से सबसे पहला है सरल रेखीय वक्र। देखिए, जैसे उसका नाम बिल्कुल वैसा ही ये बनता है। देखिए, बिल्कुल सरल रेखा बनती है वक्र में। ये अगर समय को रखा जाए, इसको समय माने कि समय के साथ साथ, और ये अधिगम की मात्रा माने, तो जैसे समय बढ़ेगा हमारा वैसे वैसे हमारी अधिगम की मात्रा बढ़ती है। तो देखिए, इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है 45 डिग्री एंगल को बनाते हुए यह कर्व बनता है। इस वक्र का एक अन्य नाम है समान निष्पादन वक्र, क्योंकि ये एक समान रूप से आगे बढ़ता है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है और सीखने के प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा समान रहती है। जितना भी आप प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखते जाएंगे और ये मात्रा बिल्कुल आपकी समान रहेगी, तो आपका वक्र बिल्कुल एक समान बनता है। अब देखिए, इसके बारे में एक बात है, ऐसा वक्र व्यवहारिकता में संभव नहीं है। देखिए, ऐसा वक्र कोई भी व्यवहारिकता में संभव नहीं है, प्रैक्टिकल रूप में आप इसको नहीं पा सकते, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि आप जितना जिसको सिखाएं वो उतना ही सीखता चला जाए। कभी तो वो ज़्यादा सीख लेगा, कभी कम सीखेगा, कभी बिल्कुल नहीं सीखेगा। इसलिए ऐसा वक्र व्यवहार में संभव ही नहीं है। तो ये हो गया सरल रेखीय वक्र। अब बारी आती है फ्रेंड्स उन्नोत्तर वक्र या ऋणात्मक वक्र। उन्नोत्तर वक्र या ऋणात्मक वक्र, तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रारंभ में सीखने की गति तो तीव्र होती है। देखिए, एकदम जो हमारा ग्राफ बना वो एकदम स्ट्रेट लाइन बना, नीचे जब स्टार्ट हुआ है 0 पॉइंट से, तो ये देखिए एकदम स्ट्रेट बना। तो सीखने की गति तो प्रारंभ में काफ़ी तीव्र होती है, परंतु बाद के प्रयासों में गति धीमी होते होते और ये मंद हो जाती है।
देखिए स्पीड घट रही है। जब हमने ये वक्र बनाया, अगर हमारी स्पीड एक समान थी तो ऐसा बना, अगर हमारी स्पीड पहले एकदम बहुत तेज हो तो पहले तेज इस तरह बनेगा, अगर तेज ही रहती तो इस तरह निकल जाता सीधा, लेकिन बाद में गति धीमी हो गई तो धीमे होते होते ये नीचे को गिरने लगा ग्राफ और इस तरह से सीधा हो गया। तो इसमें प्रारंभ में सीखने की गति तो तीव्र होती है, परंतु फ्रेंड्स बाद के प्रयासों में ये गति धीमी हो जाती है। और देखिए किसमें अत्यधिक बनते हैं, शारीरिक कौशल में। जो भी हमारे शारीरिक कौशल के काम होंगे, शारीरिक श्रम से संबंधित काम होंगे, उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं वक्र। अब देखिए जो भी शारीरिक काम होगा तो शुरू में जब आप ताजे होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो आप उस काम को बड़ी ही तेजी से बहुत ही मन से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपका क्या होगा, शारीरिक रूप से आप थकने लगेंगे, तो आपका काम करने की दर जो पहले थी वो नहीं रह पाएगी, और धीरे धीरे जितना समय बीतेगा आप उतना ही धीमी गति से, मंद गति से काम करने लगेंगे, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। इसी प्रकार शारीरिक कौशलों में और ऐसी मानसिक रूप से भी जब हम अध्ययन करते हैं तो शुरू में तो काफ़ी मन से लग के बैठते हैं, लेकिन जैसे घंटे 2 घंटे 3 घंटे टाइम बढ़ता है, हमारा अध्ययन करने का, समय करने तैयारी करने का जो वक्र सीखने का है वो हमारा ग्राफ डाउन होने लगता है। तो इसी को ही कहा गया है उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र। अब तीसरी बारी आती है फ्रेंड नतोदर वक्र की या सकारात्मक वक्र की। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तो धीमी होती है, लेकिन बाद में इसकी गति तीव्र होती चली जाती है। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए शुरू में जब स्टार्टिंग की तो उस समय तो काफ़ी धीमी थी, लेकिन बाद में बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को उठता चला गया, तो ये काफ़ी तीव्र गति हो गई। तो इसीलिए इसको कहा गया नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र। और ये वक्र कब बनता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे अगर किसी को, आपको कोई समस्या का हल करने दिया जाए, किसी बच्चों को, छात्र को, तो छात्र उसको समस्या को शुरू में समझने में समय लेंगे कि समस्या क्या हल निकल सकता है, तो उसमें उनको समय लगेगा, उसमें वो काफ़ी धीमे धीमे काम करेंगे, लेकिन जैसे उसका वो हल निकाल लेंगे तो फिर एकदम तेज गति से कार्य करेंगे, फिर उससे डिपेंड अन्य समस्याओं को भी काफ़ी तेज गति से हल करेंगे। तो यही होता है नतोदर वक्र। अब बारी आती है फ्रेंड्स मिश्रित वक्र की। चौथा नंबर का वक्र है, इस वक्र को एस आकार का या सीढ़ी नुमा वक्र भी कहते हैं। अब देखिए क्यों कहा जाता है, देखिए इसका नाम जो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एस आकार का वक्र करके भी आइए आपको एग्जाम में मिल सकता है, या सीढ़ी नुमा वक्र करके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रारंभ में तो सीखने की गति कभी धीमी तेज होगी आपकी, फिर धीमी, फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेज धीमी, तो ऐसे बनने के कारण ये ग्राफ देखिए एक सीढ़ी नुमा बन गया, या कह सकते हैं एस आकार का। देखिए ऐसे इंग्लिश का एस बनना नहीं बनना है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह से ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या हुआ, पहले आप सीखे तो काफ़ी तेज गति सीखे, जैसा आपका था उन्नतोदर वक्र, उसके बाद आपकी गति धीमी हो गई तो आप नीचे गिरने लगे, उन्नतोदर वक्र के बाद आ गया नतोदर वक्र, फिर दोबारा से बढ़े, फिर घटे, तो इस तरह से ये तो सीढ़ीनुमा हो गया। और दूसरा देखिए इंग्लिश का एस आकार बनना नहीं, इंग्लिश का एस लेटर ऐसे बनता है लेटर, तो इंग्लिश का एस लेटर की टाइप भी इसको वक्र कहा जाता है। और देखिए यही सबसे ज़्यादा वक्र अभी सभी छात्रों के, बल्कि छात्र नहीं, सबकी, सभी जो भी मनुष्य या जीव जानवर हैं, सभी के अधिगम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वक्र यही मिलता है। कभी तो हम बहुत तेज़ी सीखते हैं, कभी बहुत धीमा सीखते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब हम बिल्कुल नहीं सीख पाते। देखिए बीच में दिया गया पठार टाइप, इस पर बिल्कुल सरल लिखा है ऊपर यहाँ, तो कभी कभी बिल्कुल नहीं सीख पाते। तो व्यावहारिकता रूप में यही वक्र पाया जाता है हमारे अधिगम पावर में, अधिगम शक्ति में। अब बात आती है अधिगम पठार की। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं कर सकते। बिल्कुल फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि जब हम कुछ भी सीखेंगे तो लगातार एक समान गति से उन्नति नहीं कर सकते। कभी तो उन्नति बहुत तेज करेंगे, कभी धीमी करेंगे, और कभी कभी तो ऐसा समय आएगा कि हम बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल सीधी रेखा बन जाती है। मैंने पीछे दिखाया आपको, देखिए इस ग्राफ में उन्नति देखिए यहाँ काफ़ी तेज हुई, यहाँ पर उन्नति नीचे गिरी, लेकिन यहाँ पर हमारी उन्नति ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इसी को कहा गया है पठार। आप जानते हैं पर्वत और पठार दो होते हैं। पर्वत जो पहाड़ होंगे वो तो नुकीले होते हैं, इस तरह से हम देखे होंगे, ये नुकीली चोटी होती है इनकी, तो ये पर्वत होंगे पहाड़। और जब पठार की बात होती है, पठार आपने देखा होगा ऐसे प्लेन होते हैं, यहाँ से उठे हुए होंगे, फिर ऊपर इनके ऊपर सपाट भूमि होगी, फिर नीचे होंगे, तो इसको कहा जाता है पठार। पामीर का पठार जो सबसे बड़ा है विश्व का, तो वो भी इसी तरह है, ऊपर से वो प्लेन है, समतल भूमि है वहाँ पर। नीचे से आपको ऊपर बिल्कुल ऊंचे दिखेंगे, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो ऊपर वो बिल्कुल प्लेन समतल होते हैं, उनमें कोई चोटी नहीं बनती। जब पर्वतों में चोटी बनती है तो इनमें कोई चोटी नहीं बनती, और ये बिल्कुल प्लेन होते हैं, इसीलिए इनको पठार कहा जाता है। और इसी से संबंधित शब्द लग दिया गया है अधिगम में, अधिगम का पठार। अर्थात जब हम कुछ नया नहीं सीखते, हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है, तो तभी पठार का निर्माण होता है, और इस सपाट स्थल को सीखने में पठार की संज्ञा दी गई है। देखिए फ्रेंड्स यह है अधिगम का पठार। देखिए समय के साथ साथ और परफॉर्मेंस हमारी पहले तो बढ़ती चली गई, और लेकिन फिर बाद में ये बिल्कुल एक समान हो गई, सीधी रेखा के डॉट के रूप में दिखाया गया है, तो इसी को कहा गया अधिगम का पठार। अधिगम पठार से संबंधित परिभाषा है, जिस तरह हमने अधिगम वक्र की परिभाषा देखी, जिसमें गेट्स में अन्य महोदय ने एक परिभाषा दी है,
उसी प्रकार अधिगम पठार की भी एक ही परिभाषा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। परिभाषाएं तो और भी दी गई हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो हमारे एग्जाम्स के जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, टेट या सुपर टेट एग्जाम की, या कोई भी अन्य हमारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम हो, उन सभी में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट में रखी गई परिभाषा वो एक ही परिभाषा रखी गई है। देखिए क्या परिभाषा है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। इससे उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, और रोज महोदय द्वारा यह परिभाषा दी गई है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अधिगम पठार के कारण जान लेते हैं। ये अधिगम पठार बनते क्यों हैं। हमारी लर्निंग जो हम पढ़ रहे होते हैं, अधिगम सीख रहे होते हैं, तो उसमें पठार बनने का क्या कारण होता है। ज्ञान की सीमा, देखिए हमारे ज्ञान की सीमा है, हम एक सीमा तक ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमें ज्ञान लेना हमारा मस्तिष्क रोक देगा और वो पठार बनने की संज्ञा आ जाएगी। उत्साह या प्रेरणा की सीमा, उत्साह प्रेरणा भी हमारा एक लिमिटेड होता है। उसके बाद हमारा उत्साह धीमा पड़ जाएगा और हम सीखना रोक देंगे, सीखना प्रतिबंधित हो जाएगा। सीखने की अनुचित विधि का प्रयोग करेंगे तो भी पठार बन जाता है। अगर अच्छी विधि से नहीं सिखाया जा रहा तो हमारा मन सीखने में नहीं लगेगा और हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे, तो वो भी एक पठार बनने का कारण होता है। कार्य की जटिलता, कभी कभी कार्य काफ़ी जटिल हो तो शुरू में तो हम उसको हल कर रहे हैं, लेकिन कार्य हमसे हल नहीं हो रहा, कोई समस्या हल नहीं हो रही, तो हम थक जाएंगे, उस कार्य को करने से अपना मन हटा देंगे, तो हम नहीं कुछ सीख पाएंगे। उस कारण कार्य की जटिलता होना भी अधिगम पठार बनने का एक प्रमुख कारण है। और शारीरिक क्रिया की सीमा, कि हमारा शरीर भी एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, उसके बाद हमारा शरीर थक जाएगा और फिर हम आगे को उसमें कार्य नहीं कर पाएंगे, तो वह भी अधिगम पठार बनने का कारण होता है। अब इस पठार को दूर करने के उपाय जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सीखने वाले को प्रेरणा देना। जो कोई चीज़ को सीख रहा है, चाहे वो कोई कार्य सीख रहा है या पढ़ाई कर रहा है, तो जब उसको सीख रहा है तो उसको प्रेरणा दी जाए। जब वो लगे कि वो थकने लगा, उसका मन अपने काम में नहीं लग रहा, सीखने में उसका मन नहीं लग रहा, तो उसको प्रेरणा दी जाए, मोटिवेट किया जाए उसको। तो उससे क्या होगा, वो दोबारा से पढ़ने में उसका मन लगेगा या किसी काम को सीखने में उसका मन लगेगा और वो अच्छे से सीख पाएगा। तो इसलिए प्रेरणा देना अधिगम पठार को दूर करने का एक बहुत ही बेहतर उपाय है। नवीन प्रणालियों का, नए नए तरीकों का, तौर तरीकों का प्रयोग करना। कार्य के बीच में विश्राम देना। देखिए, विश्राम करने से भी क्या होता है, हम दोबारा से तरोताज़ा हो जाते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और हम दोबारा से पूरी पावर के साथ उस काम को सीखते हैं। और सीखने की उचित विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा सीखने में नीरसता ना बनी रहे। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे अधिगम पठार को दूर करने के उपाय। और देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर चुके हैं और वीडियो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि राष्ट्र हित में प्रत्येक छात्र को बेहतर शिक्षा प्रदान हो सके और सभी को बेहतर और एक समान शिक्षा मिले, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको एक मजबूत आधार बेस दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे हम सभी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने में दिन रात अपने मिशन में लगे रहें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, हम भी आपके लिए ईमानदारी से लगे हुए हैं। और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, बेल आइकन पर नहीं दबाएंगे, उस पर ऑल जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एक नोटिस बन के आपको प्राप्त हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कम से कम 5 फ्रेंड के साथ, देखिए फ्रेंड अपना एक टारगेट बनाइएगा, 5 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे और अदर्स फ्रेंड्स जिनको हमारी वीडियो अब तक नहीं मिल पाई है तो उन तक हमारी वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी, उन स्टूडेंट्स को भी हमारी वीडियो से फायदा हो सके, वो भी एग्जाम में अपना जो सपना है उनका एक जॉब पाने का उसको पूरा कर सकें। अब फ्रेंड्स, हम लास्ट में देखेंगे अधिगम वक्र और पठार जो हमने अभी पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों को लगाने से क्या होगा, एक तो हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसको देख लेंगे, दूसरा जो हमने अभी पढ़ा है तो उसका थोड़ी सी तैयारी, उसका एक रिवीजन हो जाएगा। तो उस रिवीजन के लिए देख लेते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। अब देखिए, पहला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में अगर यह पूछ ले जाए कि सीखने के वक्र कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सीखने के कुल 4 वक्र होते हैं। मैंने आपको बताएं, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोत्तर वक्र, नतोत्तर वक्र और चौथा मिश्रित वक्र या एस टाइप का वक्र। उत्तल वक्र किसे कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड, उत्तल वक्र की बात करें तो उत्तल वक्र होता है उन्नतोत्तर वक्र, जो हमने बताया था आपको कि जो वक्र शुरू में तो काफी तेज होता है, बाद में उसकी गति धीमी हो जाती है, उसी को कहा जाता है उत्तल वक्र। क्योंकि इसको उत्तल क्यों कहा जाता है, देखिए आपने उत्तल लेंस अगर पढ़ा हो तो उत्तल लेंस बाहर से उसके किनारे पतले और बीच में से मोटा होता है। इसी प्रकार देखिए हमारा वक्र बनना था, वक्र भी हमने बताया इस तरह से बनते हो ये गिरेगा। तो देखिए जैसा हिस्सा ये है, ये हिस्सा इसका इस जैसा है, तो इसीलिए इसको उत्तल वक्र कहा जाता है। अवतल आकृति का अधिगम वक्र है। अब देखिए, अवतल आकृति की बात कर ली, पीछे उत्तल की करी तो उत्तल तो हो गया उन्नतोत्तर, और जब बात करें अवतल की तो अवतल हो जाएगा नतोत्तर वक्र। अब इसको क्यों कहा जाता है अवतल, देखिए अवतल लेंस आपने समझ पढ़ा होगा, तो अवतल लेंस इस तरह का होता है, बीच में से दबा हुआ, चिपका हुआ और किनार पे मोटा। अब देखिए ये हमारा वक्र भी बिल्कुल ऐसी बना। इस वक्र में क्या हो, शुरू में तो गति हमारी पढ़ने की धीमी रही सीखने की, और बाद में गति तेज हो गई। तो आप अगर इसका तुलना करें,
तो देखिए ये हिस्सा जिस तरह से बनना है बिल्कुल इस हिस्सा इसका बनना नहीं बनना है फ्रेंड, देखिए तो इसीलिए इसको अवतल वक्र कहा जाता है। तो नतोदर वक्र या अवतल वक्र एक ही बात है। ऐसा वक्र कौन सा है जिसमें सीखने की गति निरंतर बढ़ती जाती है या एक समान बनी जाती है, समय के साथ साथ हमारी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता और हम सीधा सीखते चले जाते हैं। तो आपको मैंने बताया ऐसा वक्र कोई व्यवहार में संभव नहीं है और इसलिए इसका नाम दिया गया सरल रेखीय वक्र। ऑप्शन बी सरल रेखीय वक्र इसी वक्र को कहते हैं जिसमें सीखने की गति निरंतर बढ़ती जाती है या एक समान बनी जाती है। एस आकार का वक्र होता है, मैंने आपको बताया कि कभी धीमा कभी तेज करके हम पढ़ते हैं सीखते हैं, तो इसको कहा गया एस आकार का वक्र या सीढ़ीनुमा वक्र। तो यह है हमारा मिश्रित वक्र, ऑप्शन सी मिश्रित वक्र इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र बाद में मंद हो जाती है। तो देखिए अब फ्रेंड अगर आपको कभी क्वेश्चन डाउट हो तो आप ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ से आप एकदम समझ जाएंगे कौन सा वक्र को क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, यह वक्र कौन सा है। देखिए शुरू में तीव्र गति है बाद में मंद हो जाएगी, तो ये हमारा हो गया वैसे बात करें कि अवतल उत्तल में से तो ये हमारा हो गया उत्तल वक्र या कह सकते हैं उन्नतोदर वक्र। और इसको एक नाम और दिया गया है, इसको नाम दिया गया है नकारात्मक वक्र, क्योंकि देखिए शुरू में तो काफी तेज है लेकिन बाद में अंतिम परिणाम से हम घट रहे हैं, हमारी गति धीमी हो रही है, तो ये नकारात्मक है, तो इसलिए इसको कहा गया नकारात्मक वक्र। और अगर इसका ही एक उल्टा मान लें कि अगर हमारी प्रारंभिक सीखने की गति धीमी और बाद में तेज हो जाए तो उसको कहेंगे सकारात्मक वक्र। बाद में हम तेज हो गए, काफी तेज गति हो जाए तो उसको सकारात्मक कहेंगे, और अगर पूछ ले बाद में मंद हो रही है तो बाद में मंद हो तो हो जाएगा नकारात्मक वक्र। सीखने की प्रक्रिया की एक विशेषता पठार है, इससे उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ये कथन है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स कथन है रोस महोदय का, तो एक ही कथन है, आपको ये ध्यान रखना है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स ये कथन है गेट्स व अन्य महोदय का, और ये अधिगम वक्र का है। वक्र का एक कथन है, अधिगम वक्र का कर्व का एक ही कथन है गेट्स महोदय का, और पठार का रोस महोदय कथन है। तो आपको एक एक कथन दोनों के याद रखने हैं। तो एक फ्रेंड्स हमने आज ये अधिगम वक्र के ऊपर बहुत ही डिटेल वक्र और पठार और से संबंधित क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो रखी, बहुत ही आसान शब्दों में रखी, और आई होप फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी और आपने अपने नोट्स में साथ साथ अपने मेंटेन किए होंगे। तो नोट्स जिन्होंने नहीं भी किए हैं फ्रेंड्स उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्सों को अच्छे से बनाएं, वीडियो को दोबारा देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, उनको नोट्स अपनी नोटबुक में बनाइए, जरूर बनाइए फ्रेंड्स। बहुत फोकस रहता है नोट्स के ऊपर मेरा, कि नोट्स ही आपके एग्जाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। और फ्रेंड्स अगर किसी साथी को हमारी आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और साथ ही साथ अन्य मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत या अन्य टॉपिक पर भी वीडियो हमारे चैनल पर निरंतर अपलोड की जा रही हैं, और सभी की प्लेलिस्ट अपडेटेड कर दी गई हैं। तो आप उन सभी को जाकर जरूर देखिएगा, अपनी तैयारी को धार दीजिएगा, मजबूत प्रदान कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।